आजादी के बहाने सियासत के निशाने, कमलनाथ के संदेश में नए एमपी का राग, नई चुनौतियों पर भी किया आगाह, कांग्रेस के पीएम का भी जमकर बखान। आज देश का हर वर्ग परेशान है। आज देश में भटकता हुआ नौजवान, पीड़ित किसान है, शोषित व्यापारी है, असुरक्षित बेटियां और निम्न एवं मध्यम वर्ग महंगाई की मार को झेल रहा है। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। हम सभी संकल्प लें कि हम सच्चाई को पहचानेंगे, सच्चाई को अपनाएंगे और सच्चाई का ही साथ देंगे। नए मध्य प्रदेश के निर्माण का जो सपना मैंने और आपने देखा था, उस सपने को पूरा करने के संकल्प को आज फिर से मैं दोहराता हूं। आज के बयान से कमलनाथ और कांग्रेस के इरादे आसानी से समझ आ जाते हैं। आजादी के संदेश में कमलनाथ ने नए मध्य प्रदेश की बात तो कही ही, नई चुनौतियों का भी जिक्र किया है और अपने कार्यकाल की भी जमकर तारीफ की। मतलब यही है कि ये तुलना आगे होने वाले उपचुनावों में भी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता के बीच में रहती है, इसलिए जनता का आशीर्वाद सदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को मिलता है। जिस प्रकार की बातें कमलनाथ जी कह रहे हैं वो उनकी हताशा और निराशा का परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को सर्वश्रेष्ठ स्तर पर ले जाने के लिए प्रयासरत है। जन उत्थान जन कल्याण भारतीय जनता पार्टी का विषय है, कांग्रेस अपनी देखे। कमलनाथ के पूरे भाषण पर गौर करें तो उसमें अहम बात जो निकली है, उसमें नए एमपी पर वो जोर देते दिखे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल की तारीफ की, कांग्रेस के पीएम की भी जमकर तारीफ की, नई चुनौतियों के बहाने मौजूदा सरकार पर निशाना साधा और महंगाई, ओबीसी बिल, बाढ़, कोरोना, बेरोजगारी का भी जिक्र किया। राजनीति के जानकारों की माने तो नए एमपी का राग कोई नया मुद्दा नहीं है। बीजेपी भी समृद्ध मध्य प्रदेश की बात करती है, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष का जनता के नाम संदेश देना भी अपने आप में नवाचार है। इसके जरिए कांग्रेस आजादी के दिन तो चर्चा में रहेगी। आजादी में पार्टी के योगदान और कांग्रेसी पीएम के काम भी लोगों तक पहुंचेंगे। ऐसा लगता है कि इसमें कोई भविष्य की रणनीति भी छुपी है। क्या इसीलिए नए एमपी और नए भारत की नींव का क्रेडिट कांग्रेस को कमलनाथ देते दिखे हैं और फिर से संकल्प लेते दिखे हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान और हमारा आज का मुद्दा है नए एमपी पर पुरानी सियासत। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले कमलनाथ ने नए एमपी का सपना अधूरा रहने की बात कही। साथ ही उन्होंने भारत को बनाने में कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों के काम की जमकर तारीफ भी की। इतना ही नहीं, मौजूदा चुनौतियों पर सरकार को घेरते भी नजर आए। सवाल यही है कि समृद्ध एमपी की बात तो बीजेपी भी करती है, फिर क्यों कमलनाथ को नए एमपी की बात याद दिलानी पड़ी? आखिर उनके इस बयान के मायने क्या हैं? इन्हीं मायनों को आज हम तलाशेंगे और जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनसे आपको मिलवा दूं। रजनीश अग्रवाल साहब प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है रजनीश साहब आपका। अब्बास हफीज साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है अब्बास साहब। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों को एक बार फिर बहुत स्वागत है। डॉक्टर सत्यप्रकाश, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। कमलनाथ के बयान में क्या वाकई आप कांग्रेस की किसी भविष्य की रणनीति को देखते हैं? जी सोहेल जी, सबसे पहले तो मैं आपको चीज बताना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय व्यवहार है, उस समय जो लोगों का दिल और दिमाग राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रहता है और ऐसे अवसरों पर मोस्टली जो रूलिंग पार्टीज होते हैं यानी गवर्नमेंट, उनके मुखिया या तो उसके एक दिन पहले देश को या प्रदेश को संबोधित करते हैं। लेकिन एक नई पहल है, एक नया इनिशिएटिव है जो कमलनाथ जी ने आज लिया है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने मैसेज को पूरे पब्लिक तक पहुंचाएं और इसके पीछे सबका उद्देश्य यही होता है कि हम आगामी समय में आने वाले चुनाव में हम पार्टी को सत्ता में लाएं। अब आज का जो सवाल है कि आज उन्होंने जो मुद्दे उठाए, उन्होंने अपनी हिस्ट्री को बताया। क्योंकि एक इंडिपेंडेंस डे है और इंडिपेंडेंस डे से ये कहा जाता है कि आजादी के पहले केवल कांग्रेस ही थी, तो भाजपा तो उस जमाने में जन्मी नहीं थी, भाजपा का जन्म बाद में हुआ। तो उसका कहीं ना कहीं ये फायदा उठाना चाहते हैं
कि अपनी पुरानी आजादी के पहले की हिस्ट्री, इसके बाद उनके प्रधानमंत्रियों द्वारा किए गए कार्य और स्वयं कमलनाथ जी के द्वारा किए गए काम को बखान करना कोई बुरी चीज नहीं है। ये उनका अपना इनिशिएटिव है, अपोजिशन का एक स्टाइल है जिससे लोगों को अट्रैक्ट करने का स्टाइल है, और ये स्टाइल कहीं ना कहीं उनको काम आएगा, क्योंकि आज उन्हें ये चीज तो दिख रही है कि पब्लिक की फिगर, पब्लिक में अपनी इमेज या पब्लिक में पार्टी की इमेज को डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक जिस पार्टी को हम बिलोंग करते हैं उस पार्टी की इमेज नहीं बनेगी तो लोग कैसे कर सकेंगे। आज जो युवा है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आज जो युवा है जो वोटर बन रहा है, उस वोटर ने तो कांग्रेस का जमाना देखा ही नहीं है, उसने तो सिर्फ भाजपा का जमाना देखा है। तो जब तक हम अपनी पार्टी, आज वो मोदी जी की बखान करती है भाजपा, या मध्य प्रदेश में शिवराज जी का बखान करती है, तो वो इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? वो पब्लिक को यही तो कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी का एक इतिहास है और हमने ये सब काम किए हैं। अगर कांग्रेस कर रही है, बगैर बड़ी पार्टी में रूल में नहीं है, इसके बावजूद कर रही है, तो उनको एक पार्टी मजबूत करने का एक अच्छा स्टाइल है। उन्होंने आज जो संबोधित किया है, मैं ये इस चीज को, स्टेप को अच्छा मानूंगा उनकी पार्टी के लिए। ये कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाएगा जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे। उसके एक चीज, मैंने एक चीज और बताई कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होते हैं इन दिनों में। अगर इन दिनों में उन चीजों को किसी तक पहुंचाया जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने के लिए लोग मजबूर होंगे कि इस पार्टी का क्या इतिहास। चलिए, यानी उन्होंने मौका और दस्तूर ऐसा चुना जिसकी वजह से टाइमिंग उनकी सटीक बैठती है, लोगों को कुछ पुराना इतिहास याद दिलाकर भविष्य की रणनीति की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। और यही सवाल अब्बास हफीज़ साहब से भी पूछ लिया जाए। अब्बास हफीज़ साहब, आज स्वतंत्रता संग्राम की पूर्व संध्या है और बचपन से हम इस पर राष्ट्रपति का जब भी भाषण होता है वो सुनते आए हैं। आज एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कमलनाथ का भी भाषण सुना। क्या कुछ ज़रूरत महसूस होती है कांग्रेस को आज इस खास मौके पर उन तमाम इतिहास के पन्नों को पलटने की, जिसके ज़रिए कमलनाथ आज अपनी गौरव गाथा जो है वो प्रदेश के लोगों को सुनाते और बताते नजर आए? देखिए सुहेल, सबसे पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार को जगाने का काम, भारत सरकार को जगाने का काम शायद इसी बहाने से जाग जाएं और जनता के हित के काम करने लगें। इनको एहसास हो कि कितना बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है काम करने का, पिछली सरकारों का उन्होंने काम किए हैं। आज ये देश इस स्थान के ऊपर है और अगर आज काम नहीं होगा तो देश कहाँ जाएगा, देश का नौजवान कहाँ जाएगा, देश का युवा कहाँ जाएगा, देश में क्या हालात होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें जनता देख रही है। कमलनाथ जी ने उस दुष्प्रचार को पूरी तरह से दूर कर दिया आज जनता के बीच में, जो भारतीय जनता पार्टी जिस दुष्प्रचार पर राजनीति करती है, जिस दुष्प्रचार के दम पे भाजपा सत्ता के अंदर आती है, देश के पहले प्रधानमंत्री को अपमानित करके जिन लोगों की सत्ता चलती हो, तो आज उनके लिए बड़ा खराब दिन होगा। क्योंकि आज जनता के सामने एक स्पष्ट संदेश है कि हमारे क्या काम है और जनता जानती भी है। लेकिन दुष्प्रचार भी दूर करना बहुत ज़रूरी है, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना भी बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री, यहाँ कहा गया कि उनका प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री हर पार्टी से ऊपर होते हैं, दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं। और उस दौर के प्रधानमंत्री जब वो प्रधानमंत्री बन के हर पार्टी को, हर वर्ग को एक देश की तरह देखते थे। आज तो हालात थोड़े बदले से हैं कुछ सालों से, लेकिन उस दौर के प्रधानमंत्री तो उन्होंने क्या काम आज हम सब जानते हैं। 70 साल को कोसने पीटने वालों के लिए ये शायद खराब लम्हा होगा, खराब क्षण होगा, लेकिन कमलनाथ जी ने देश के लिए, प्रदेश के हित के अंदर जो बातें कही हैं वो शायद इस सरकार को जगाने के लिए काफ़ी होंगी। और ये सरकार जाग के शायद कुछ काम कर जाए जिससे युवा को सहूलियतें सामने आएँ, जिससे महिला सुरक्षा दिखे आज, जिससे नए जो हमारे कंपनीज़ हैं, जो नवरत्न कंपनीज़ नेहरू जी ने बनाई थी इस तरह से बेचने की इस कगार पर जो ये सरकार लाई है, उसके सिलसिले में कुछ काम हो जिससे रोज़गार उत्पन्न हो, रोज़गार बने। तो नेहरू जी हैं, नेहरू जी के बाद बहुत सारे प्रधानमंत्री, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हैं, तमाम लोगों को मनमोहन सिंह जी तक जब देखेंगे तो अगर उनका 5% भी कर देंगे तो शायद बहुत कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन आज ये इनके पास खोखला है, कुछ बताने को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब दें, अपने काम गिनाएं, बहुत सारे काम करने की बातें करते हैं जिससे जनता को फ़ायदा हुआ हो। चलिए, रजनी साहब ज़रूर वो काम गिना सकते हैं सरकार के जिसके ज़रिए वो कांग्रेस के तमाम सवालों के जवाब देंगे। रजनी साहब, उसमें एक सवाल मेरा भी जोड़ लीजिए। जिस नए मध्य प्रदेश की बात कमलनाथ कर रहे हैं, बीजेपी को अपने समृद्ध मध्य प्रदेश और कमलनाथ के नए प्रदेश में क्या कुछ अंतर भी नज़र आता है? आज 14 अगस्त के दिन और संध्या के दौरान हम बात कर रहे हैं, तो 2 अवसर इस मौके पर हैं। मैं आपके दर्शकों को, इस पूरी पैनल को एक तो बधाई देता हूं कि मैं स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर हम मिल रहे हैं।
और आपके दर्शक देख रहे हैं, सबको बहुत बधाई। हमारी स्वतंत्रता को 75 साल पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल, आपको भी हमारी तरफ से। देश बना रहा है जी। और आज विभाजन की विभीषिका का स्मृति दिवस भी है। जिस प्रकार से 1500 साल का सबसे बड़ा नरसंहार आज के दिन ही हुआ था, लाखों की हत्याएं हुई थी, हजारों बहनों के साथ में बलात्कार, दुर्व्यवहार हुआ था, लूट, आगजनी, पलायन जैसी घटनाएं घटी थी, किसी से छिपी हुई नहीं है। वो 14 अगस्त का दिन हमें वो भी याद दिलाता है। आज 75 सालों में निश्चित तौर पर भारत कई मुकाम पर आगे बढ़ा है। हमने अपनी प्रगति की है, लेकिन इतिहास के पन्नों में हमें पलटना भी पड़ेगा कि 75 सालों में क्या खोया, क्या पाया, और उसके आधार पर जो आज तेरा मेरा, इसका उसका, इस दल का उस दल का करने का वक्त तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हम स्वतंत्रता की वर्षगांठ के अवसर पर बैठे हैं। पूरा देश मना रहा है और पूरा देश कल के 75वीं वर्षगांठ के ऊपर से उद्वेलित है कि आज 75 सालों में हमने क्या किया और आने वाले समय में नए चुनौतियों का सामना हम किस प्रकार करने वाले हैं। भारत 137 करोड़ देश नागरिकों का भारत कैसे आगे बढ़ सकता है। इसलिए स्वाभाविक है कि वो स्पिरिट, वो चेतना हर एक नागरिक के अंदर स्वतंत्रता की संध्या के पूर्व संध्या के अवसर पर जरूर दिखाई पड़ रही है जी। ये किसने क्या किया, किसने नहीं किया, ये तो हर दिन आरोप प्रत्यारोप के मामले में आता है। पर बहुत छोटा लगता है, बहुत छोटा लगता है कि जब कोई व्यक्ति ही केवल और केवल 75वीं वर्षगांठ के पहले कोई सृजनात्मक, कोई साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की, कोई एक भव्य इतिहास के साथ में एक गरिमामय भविष्य की रचना करने वाला हो ना, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा रहा, ये वैसा रहा। और ये 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तब कांग्रेस जन्मी भी नहीं थी। लाखों करोड़ों लोग जिनकी न रियासत थी न सियासत थी, जिनके केवल आजादी के लिए दीवाने थे, न कांग्रेस जन्मी थी, न पैदा हुई, न ये ह्यूम ने बनाई थी, तब भी आजादी की लड़ाई लाखों करोड़ों लोगों ने लड़ी थी। कई क्रांतिकारी थे जो इतिहास के पन्नों में आज भी नहीं है। स्थान स्थान पर, चप्पे चप्पे पर उनके स्मारक मिल जाएंगे, उनकी कहानियां वहां के गांव के लोग किस्सा गोई करते हुए मिल जाएंगे। उनका स्मरण तो कभी नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद ऐसी धरती पर पले, चटगांव से पेशावर तक क्रांतिकारियों को नेता से 24 साल की उम्र में चले गए। चंद्रशेखर आजाद को तो वो स्वतंत्रता के बाद में सम्मान और स्थान नहीं मिला। इतिहास के पन्नों में जो उनकी गौरव गाथा लिखी जानी चाहिए थी, क्यों नहीं लिखी गई। भगत सिंह को आतंकवादी पढ़ाया गया, तो वो हमसे कहते हैं कि आजादी के इतिहास के साथ में वो लोग बात कर रहे हैं। हम तो जन्मे भी नहीं थे, हम तो जन्मे भी नहीं थे। और जाओ जाके पढ़ो राष्ट्रीय अभिलेखागार में जो 1941 की, 33 की, 43 की रिपोर्ट्स हैं अंग्रेजों की, जो राष्ट्रीय अभिलेखागार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं बना, भाजपा ने रिपोर्ट नहीं बनाई, तो उसमें भी ऐसे बोल रहे हो, मिल जाएगा। फिर दुष्प्रचार में लगता है। मैं बोल दूं, आप कितना आप भ्रमित करोगे जनता को। अब रुक भी जाओ, आगे भी आपको मौका मिलेगा। वही आरएसएस के विद्यालयों का रटा पिटा, घिसा पिटा, हर कुछ सुना देना, कुछ भी सुना देना। आप अपने आप के अपने आइकन्स नहीं है, आइकन्स को हाईजैक कर लेना। ना भगत सिंह आपके थे, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके थे, बल्कि आपकी विचारधारा के खिलाफ थे ये लोग, और आज आप उनको हाईजैक करके हमें सुनाते हो। आप वो लोग थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, आपने अंग्रेजों का साथ दिया उस दौर में। आप इस बार इतना भाषण देंगे? अरे आपका इतिहास कंगाली है। आप नहीं जन्मे थे, आपकी पार्टी नहीं जन्मी थी, लेकिन संघ जन्मा था जो साथ खड़ा था अंग्रेजों के मुख पर बन के। उनकी बातें करेंगे आप? आपने क्या, आपका योगदान है? आपका कोई योगदान नहीं है। और बातें करते हैं बड़ी बड़ी, तमाम रियासतों की बातें कर रहे थे। थोड़ी सिंधिया जी के बारे में बात बताइए, सिंधिया जी का, लक्ष्मी भाई का बताइए आप इतिहास। कब तक क्या ऐसे सुनाएंगे हमारे दुष्प्रचार का? आप दुष्प्रचार करते हो हमारे इतिहास का, इतिहास को झूठा तोड़ के पेश करते हो। हिम्मत है तो बोलो, लक्ष्मीबाई को किसने धोखा दिया था? हिम्मत है तो बोलो, रानी लक्ष्मीबाई को किसने धोखा दिया था? 1857 की बात की थी, बात अधूरी है लक्ष्मीबाई आपकी। 1857 में धोखा देने वाला परिवार आपके साथ खड़ा है। रजनी साहब आप भी रुक जाइए। इतिहास नहीं बदल सकते, इतिहास में धोखाधड़ी नहीं बदल सकते, इतिहास में शून्य योगदान नहीं बदल सकते। अरे आज आपको अपने आइकन्स की जगह दूसरों के आइकन्स हाईजैक करने की जरूरत पड़ती है। और आप क्या बात करते हैं गरिमा की? वो गरिमा कहाँ चली जाती है जब प्रधानमंत्रियों को अपमानित करते हैं? रजनी साहब, जब दोनों आवाजें एक साथ हैं, शायद किसी को आवाज नहीं समझ आ रही होगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों कुछ देर खामोश हो जाएं और दोबारा से मैं आपके पास लौटता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
डॉक्टर सत्यप्रकाश, एक चीज़ मैं और आपसे समझना चाहूँगा। मौजूदा वक्त में हम सियासत खूब देखते हैं, नेताओं के बयान भी खूब सुनते हैं। कमलनाथ ने इतिहास के कुछ पन्ने पलटे हैं। जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें कुछ कद्दावर, भरोसेमंद, गंभीर नेताओं का जिक्र भी निकलकर सामने आता है। मैं चाहूँगा कि मौजूदा सियासत में बयानों की गंभीरता कितनी है, इस पर आपका क्या कुछ मत है? और आपको लगता है कि एक गैर सियासी शख्स इन सियासी बयानों को क्या गंभीरता से लेता भी होगा? क्या उसे कुछ समझ भी आता होगा कि नेता कह क्या रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सोहेल जी, आप सही बात कह रहे हैं। इसका फर्क पड़ता है। क्यों? इसके पीछे क्या है? देखिए, आप बताएं, ये हिंदुस्तान को आजाद हुए कुछ ही वर्ष हुए, 75th हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे। तो कहने का मतलब ये है कि ये लगातार कोई चीज चली तो आ नहीं रही है। जितना इस देश के लोगों को आजादी से या आजादी के दिन से या जो पुराना आजादी के पहले के दिन है, वो घटनाक्रम है, वो बुरा दौर, वो लोगों का क्रूर माहौल, लोगों पर संकट, लोगों पर ऐसे ऐसे जुल्म, उन जुल्मों की अगर कोई बात करता है या उस समय अच्छे स्टेप उठाए गए उनकी अगर कोई बात करता है या हाल ही आजादी के कुछ दिनों के बाद की कोई ऐसे घटनाक्रमों को कहता है, तो निश्चित रूप से चाहे वो सियासी लोग हों या आम लोग हों, उन पर इस चीज का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूँ, डॉक्टर सत्यप्रकाश, मैं इसमें एक चीज और जोड़ता चलूं और फिर आप अपना जवाब कंटिन्यू करिएगा। हम जब उस जुल्म की बात करते हैं और स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, दरअसल वहां लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की नहीं थी, वहां लड़ाई हिंदुस्तानी से हिंदुस्तानी के बीच की नहीं थी, वहां लड़ाई अंग्रेजों के साथ की थी। लेकिन मौजूदा वक्त में जब सियासत स्वतंत्रता संग्राम को याद करती है तो वार पलटवार मौजूदा वक्त के सियासी दलों के बीच होने लगता है। अंग्रेज का जिक्र तो ना अभी अब्बास हफीज साहब ने किया, ना रजनीश अग्रवाल साहब ने किया। देखिए सोहेल जी, देखो यहाँ एक बात थोड़ी समझनी आपको पड़ेगी। एक्चुअली क्या है कि इतिहास जो है, कहीं ना कहीं इतिहास से ही वर्तमान और वर्तमान से भविष्य चलता है, ये पक्का बात मानिए। इतिहास कभी भूला नहीं जाता है, जैसे कि हमारा जीन्स कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है। तो जो देश का इतिहास है वो चलता रहता है। लेकिन अब यहाँ राजनीतिक की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, तो पॉलिटिकल पार्टीज वो सब चुन लेती हैं चाहे वो इतिहास से जो उनकी फेवर का होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ सबने अच्छा किया है, सब में अच्छाई है, सब में बुराई है। चाहे आप आजादी के बाद से कांग्रेस का रिजीम ले लें अभी तक का, या बीजेपी के या नॉन बीजेपी जो लोग आए हैं उनका ले लें, सब में अच्छाइयां रहती हैं और सब में कुछ ना कुछ बुराइयां रहती हैं। अब मतलब क्या होता है कि उन बुराइयों को कुछ लोग, दूसरी पार्टी के लोग हटा देते हैं जिनको फायदा लेना होता है, और अच्छाइयों को प्रेस पेश कर देते हैं, और जिनको उनका बुरा करना होता है तो उनकी वो बुराइयों को उठा लेते हैं, अच्छाइयों को छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब है इतिहास जो एक ऐसी चीज है, इतिहास के कुछ ऐसे रिमार्क्स हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं या ऐसे घटनाक्रम है, अगर उन घटनाक्रमों को आज वर्तमान में हम लॉन्च करते हैं तो उनकी लॉन्च करने से क्या होता है कि मन जो जनमानस होता है उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम आपको फिर कह रहे हैं कि ना तो होली है, ना दिवाली है, ना ईद है, इतना कोई नहीं है जितना कि हमारा 15 अगस्त और 26 जनवरी है। ये दो ऐसे अवसर हैं, अगर इन अवसरों पर हम अपने इतिहास को कभी भी दोहराते हैं उसका जबरदस्त पब्लिक पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। मैं दोबारा आपके पास लौटता हूँ। अब्बास हफीज साहब, कमलनाथ ने जो भविष्य का मध्य प्रदेश है उसके लिए सिर्फ चुनौतियों का जिक्र ही नहीं किया बल्कि कुछ मुद्दे भी छेड़े हैं। इसमें ओबीसी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कोरोना का मुद्दा है। तो क्या ये माना जाए कि 15 अगस्त के बाद मध्य प्रदेश में जो सियासत होगी, कांग्रेस इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर अब आगे बढ़ने जा रही है? देखिए सोहेल साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दों पर राजनीति करना कमलनाथ जी का हमेशा से काम रहा है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने यहाँ मुद्दों की राजनीति करी। पहले अरुण यादव जी मुद्दे उठाते रहे और उसके बाद कमलनाथ जी ने आके जब मोर्चा संभाला तो हम चुनाव के मोड में थे और चुनाव में जा रहे थे, चुनावी मैदान के अंदर मुद्दों पे बात करी, वचन दिए, वादा किया और उसके बाद उन वादों पे काम करना शुरू किया। वो वादे वो थे जो मध्य प्रदेश की जनता वंचित थी अपने अधिकारों से। मध्य प्रदेश की जनता का अधिकार था, कोई एहसान नहीं है, कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ना जताया ना धन्यवाद करवाया। हमने उन वादों को पूरा करना शुरू किया, हमने बुकलेट भी जारी करी और उसके बाद हमारी सरकार ओबीसी मामले पर जब हमने आरक्षण दे दिया तो पूरे की पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिला उठी। और फिर क्या हुआ ये जनता जानती है कि कैसे हो जाएगा। ये क्रेडिट लेने के
काम करने वाली पार्टी, इन्होंने सरकार को क्या किया ये आपके सबके सामने, वो एक अलग विषय, लंबा विषय, आज चर्चा में इतना समय भी नहीं बचा है। लेकिन उन जो मुद्दों को, जो अधूरे सपने हैं, जनता के सपने हैं, वो कांग्रेस पार्टी के सपने नहीं है, कमलनाथ जी के अधूरे सपने नहीं है, बल्कि सबके मिला के अधूरे सपने हैं। वो जनता के, कमलनाथ जी के, सरकार के अंदर आके जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया, उन अधूरे सपनों को पूरा करना है। सरकार सरकार होती है, कोई भी पार्टी हो, वो जब सत्ता में आती है तो वो पार्टी लाइन से ऊपर चले जाती है, दलगत राजनीति से ऊपर जाती है। तो जो हमने सपनों को पूरा करने का काम शुरू किया था कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उनको दोबारा वापस चालू तो करेंगे हम 2023 में, लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है वो इसको करे। कमलनाथ जी ने उसको एहसास दिलाया कि आपने जो हमारे अधूरे वादे हैं उनको पूरा करने का आपको काम करना चाहिए, क्योंकि वो जनता का अधिकार, जनता के ऊपर कोई एहसान नहीं है, जनता उनसे वंचित थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें फिर हमने जो काम किया वो बताना ज़रूरी है कि उन कामों को आगे जो जनता तक पहुँचना है वो पहुँचें। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। मुद्दों पर राजनीति है, मुद्दों पर चुनाव है। जब मुद्दों पर चुनाव हुआ 2018 का, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई, सत्ता से बाहर हो गई, दमोह में भी वही हुआ, आने वाले उपचुनाव में भी वो होगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें, हाँ पहली चीज़ जो रजनीश भाई की थी मैं उससे सहमत हूँ कि इसको दलगत राजनीति के अंदर हम फिर ना देखें, तो फिर आप भ्रमित भी ना करें। आपने बहुत सी चीज़ें ऐसी बोल दी जो गलत हैं, जो आगे जाके फिर आप वही भ्रमित करके लोगों का वोट हासिल करना चाहते हैं। ये वोट के लिए नहीं है। जो लड़ाई थी जंगे आज़ादी की, वो देश को आज़ाद करने की लड़ाई थी। उसमें नेहरू जी को अपमानित करना पड़ जाए आपको तो ये दुखद होगा, उसमें स्वतंत्र सेनानियों को बांटना पड़ जाए तो ये दुखद होगा। आज आप बात कीजिए वर्तमान की, जनता को, जनता आज़ाद नहीं, आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। आप कह रहे हैं कि आज गरिमा से भरा प्रदेश और सारी चीज़ें, ये प्रदेश जिसको आपने इस हाल पर छोड़ दिया कि जनता बेरोजगार है, महिलाएं सुरक्षित हैं, खेत खलिहानों के अंदर किसानों की आंखों के अंदर आंसू हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बाजार सोने हैं, इनको पूरा कीजिए, यही होगा असली आज़ादी का मायना। ठीक, रजनी साहब, चूंकि समय ख़त्म हो रहा है, आखिरी सवाल आपसे है। इतिहास को अब हम कुछ देर के लिए पीछे छोड़ देते हैं, भविष्य को लेकर कुछ सवाल अब्बास हफीज़ साहब ने उठाए हैं और कमलनाथ के उस बयान में भी वो तमाम चीज़ें थीं। उसमें ओबीसी का मुद्दा, बेरोज़गारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा या फिर कोरोना हैंडल करने को लेकर मुद्दा था। यकीनन सरकार के पास इन तमाम सवालों के जवाब होंगे, क्योंकि ये सवाल आने वाले चुनाव में भी उठेंगे। देखिए, इतिहास को तो कभी छोड़ा नहीं जा सकता, ना इतिहास कभी छूटता है। एक किस्सा कहानी कभी किसी से मत कहिएगा। इतिहास का साया वर्तमान पर रहता है और वर्तमान ही भविष्य को गढ़ता है। इतिहास कभी नहीं भुलाया जा सकता। इतिहास अपने आप को दोहराता भी है, और इसलिए इतिहास के आलोक में ही वर्तमान को देखकर और वर्तमान की चुनौतियों का सामना किया जाता है। ये कोई भुलाने वाला कारण नहीं है। वर्तमान की चुनौतियों का सामना हमने किया है। सवाल के जवाब में से इतिहास को थोड़ा हटा दीजिए। मैं बात पूरी कर लूं। नहीं, आप मेरी बात भी सुन लीजिए। मेरा इतिहास से अर्थ ये था कि आप 1947 को थोड़ा जवाब से हटा दीजिए, नेहरू को हटा दीजिए, मनमोहन सिंह की सरकार तक को हटा दीजिए। सोहेल साहब, आप ही जवाब दे दीजिए। भविष्य के लिए जो सवाल दे दीजिए सोहेल साहब, भविष्य के लिए जो सवाल कमलनाथ पूछ रहे हैं, यकीनन वो सवाल चुनावी सवाल भी बनेंगे। सरकार की तैयारियां क्या कुछ उन सवालों के जवाब देने में होंगी, वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। जी रजनीश जी। सोहेल साहब, मेरा जवाब तो मैं ही दूंगा और मैं तय करूंगा कि मुझे क्या शब्द बोलना है। असंसदीय नहीं बोलूंगा, अनैतिक नहीं बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा। और मैंने जो कहा कि इतिहास 1947 का, 14 अगस्त का और 15 अगस्त का, 75 साल का, बिल्कुल निश्चित तौर पर वर्तमान पर उसकी छाया रहती है और वर्तमान ही भविष्य को गढ़ता। मैं फिर दोहराऊंगा, पंडित नेहरू से नरेंद्र मोदी तक जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, और लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी के पहले भाषण में प्रधानमंत्री के नाते में सभी को जिक्र किया है। और इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ, जो ₹1 भेजते थे भ्रष्टाचार में चले जाते थे, ये बताता है, आपके जवाब बताते हैं कि रोड मैप नहीं है सरकार के पास। आपने सवाल खड़ा किया, आज प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को घर मिल रहा है। आपने सवाल खड़ा किया कि 75 सालों में क्यों नहीं हुआ। आज जो गरीबों को अन्न उत्सव पहले भी मिला है, अनाज मिल रहा है, आपने सवाल खड़ा किया। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, आयुष्मान भारत योजनाओं को नाम बदल के आप अगर जनता के बीच में ये कहना चाहते हैं कि आपकी योजना है तो दुखद है। जानती है जनता कि उसको पहले भी मिली है ये सारी चीजें। हमने अधिकार देने का काम किया, आपने अधिकार छीनने का काम किया। 75 सालों में क्या किया आपने? आईना देखा। अरे हमने वो किया कि आज आप यहाँ बैठ के चिल्ला रहे हैं श्वेत क्रांति, हरित क्रांति। देखिए फिर वही बात शुरू हो गई। दोनों मेहमानों ने एक साथ करना बात शुरू कर दी। ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। अब्बास साहब, मैं माफ़ी चाहूँगा, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। और दरअसल जो वक्त था भी, अगर 2 और 3 आवाज़ें एक साथ कार्यक्रम में उठेंगी तो शायद
चूंकि हमें स्टूडियो में आवाज़ समझ नहीं आ रही तो दर्शकों को भी समझ नहीं आ रही होगी। फिर किसी दिन अगर इस मुद्दे पर चर्चा हो या आप मेहमानों के साथ ज़रूर जुड़ेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज का मुद्दा में फ़िलहाल इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।